जय हिंद दोस्तों, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट VVI शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेट 2 वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने आपको सेट 1 में ऑलरेडी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस पार्टी के उदय एवं पतन के मुख्य कारण क्या थे। यानी कहता है कि व्हाट वेयर रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज एंड फॉल ऑफ कांग्रेस पार्टी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन एंड आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड में इस क्वेश्चंस को पूछा गया है। सो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कहता है कि कांग्रेस पार्टी के उदय एवं पतन, उदय कहने का मतलब कि जो उसका उदय हुआ था और पतन यानी उसका फॉल हुआ था, तो उसके मुख्य कारण क्या थे। व्हाट इज द मुख्य कारण क्या थे, मतलब उसका क्या रीजन था। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो 1947 से लेकर 1967 तक कांग्रेस पार्टी का एक दलीय प्रभुत्व जो था वो कायम रहा। इसके कई कारण थे। देखिए, कारण इसके बहुत से थे। आप अगर सिंपल वे में भी बात करो, जनरली बेसिक सा तौर पे बात कीजिए, तो जो आपका कांग्रेस पार्टी था इसके अंदर बहुत सारे क्रांतिकारी, जितने भी शांतिवादी नेता थे उस टाइम के, शांतिवादी हो गए, क्रांतिकारी, कंजर्वेटिव, मतलब ये सब लोग यही इसी कांग्रेस पार्टी में क्या थे, समाहित थे। और कांग्रेस क्या थी उस समय, एक मंच थी, मंच की तरह थी जिस पर अनेक समूह और हित और राजनीतिक दल मतलब आकर जुट जाते थे वहाँ पे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। इसलिए वहाँ पे आप कह सकते हो ना कि कांग्रेस पार्टी का उदय का एक ये मुख्य कारण ये भी है आपका। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके क्या कैसे कैसे थे, कंजर्वेटिव समाहित किए गए थे, क्रांतिकारी थे। आप याद रखिएगा इन सब बातों को। ऐसे तो आपको पता ही है कि कांग्रेस पार्टी का जन्म कब हुआ था। बिल्कुल, इसका बर्थडे कब था, जन्म कब हुआ था, जन्म दिवस तो याद रखिएगा 1885 ईस्वी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काफी काम आएगा, सो ध्यान देते रहेंगे। तो 1885 में तो इसका जन्म हुआ था, लेकिन क्या हुआ, 20वीं सदी जब आया ना, तो 20वीं सदी में ये आपका जो कांग्रेस पार्टी था ये जन आंदोलन का रूप ले लिया। जगह जगह क्या होने लगा, कांग्रेस जनव्यापी राजनीति आंदोलन मतलब पार्टी का एक बहुत बड़ा रूप ले लिया था। ध्यान में रखिएगा। तो ये सब आपके लिए, आप उदय का ये कारण भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप यही लिखिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी आप लिखिए। हालांकि ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। कांग्रेस पार्टी जिसका जन्म हुआ था 1885 में। सभी बच्चे ध्यान से बोलेंगे, सभी दोस्त ध्यान से बोलेंगे, सुनिएगा अच्छे से, ठीक है। इसमें क्या थे, और एक कारण ये भी आपका सिंपल में जो हम लोग बेसिक सा तौर समझते हैं तो उसमें समझिए। इसमें जो थे ना वो आपके जितने भी गांव के निवासी थे, मजदूर थे, मालिक थे, उद्योगपति थे, शहर के भी जो लोग थे, सब लोग कांग्रेस पार्टी में सब लोगों को शामिल कर लिया गया था, ठीक ना। लेकिन अब यहाँ पर पतन की बात आती है तो राम मनोहर लोहिया का आप लोग याद कर लीजिए। राम मनोहर लोहिया को याद कर लीजिए। वो गैर कांग्रेसवाद का भाई बिगुल फूंक दिए थे, तो यहाँ से उसका पतन भी एक तरह से आप कह सकते हो कि शुरू हुआ। तो चलिए हम लोग इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं। क्या कहता है, कहता है कि कांग्रेस पार्टी के उदय एवं पतन के मुख्य कारण क्या थे। तो 1947 से लेकर 1967 तक कांग्रेस पार्टी का एक दलीय प्रभुत्व क्या हुआ, कायम रहा। एक दलीय कहने का मतलब एक दल का प्रभुत्व कायम रह गया था, ठीक है। इसके कई कारण थे। पहला कारण यहाँ पे बताता है कि कांग्रेस पार्टी की सबसे प्राचीन पार्टी है। कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल, जो चीज़ पुराना रहता है ना उस पर ज़्यादा लोग ट्रस्ट भी करते हैं। आजकल नरेंद्र मोदी का शासनकाल आ चुका है हमारे यहाँ केंद्र में, तो इन सभी बातों का एक आप समझ सकते हो। देखिए, चलिए क्वेश्चन 2। और ये भी बात है यहाँ पे ना, उस समय क्या थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन पर बहुत लोग ट्रस्ट करते थे। हालांकि जैसे जो आदमी भारत का पहला प्रधानमंत्री बन जाएगा तो लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप यही सोचिए। तो ये भी बात था, उन पर बहुत अच्छे उसमें क्या थे, नेता भी थे कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल, अभी भी कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाती है। और ये भी टर्म्स आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड पॉइंट से कहता है कि कांग्रेस पार्टी के पास नेहरू जी का चमत्कारी नेतृत्व था। मैंने बताया अभी आपको, कांग्रेस पार्टी के साथ नेहरू जी का चमत्कारी नेतृत्व था। और उसके बाद तो इनमें इंदिरा गांधी तो और इसमें मतलब निखार पैदा की थी। इंदिरा गांधी के शासनकाल तक बहुत अच्छा कांग्रेस पार्टी चला था जी। अब यहाँ पर देखिए, हाँ ये भी एक बहुत बड़ा कारण था ना, विपक्षी दल जो था वो अत्यंत दुर्बल था। मतलब जैसे बीजेपी उस समय नहीं ना था, बीजेपी तो नहीं था, बीजेपी तो आया ना 1980 में आया था ना बीजेपी आया तब तो मतलब काम बना ही दिया सभी लोगों का। हाँ बिल्कुल, 1885 में जन्म हुआ था किनका, तो कांग्रेस पार्टी का।
याद रखिएगा, जनता पार्टी 1977 वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए अब उसके पतन के बारे में बात की जा रही है। देखिए कंसेप्ट को समझ लीजिएगा ना दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन याद नहीं करना पड़ेगा, मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप केवल 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल आपको 100% क्लियर हो जाएगा, आप अच्छा खासा एग्जाम में मार्क्स को गेन कर सकते हो। कहता है परंतु 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस का पतन हुआ। अब इनके पास नेहरू जी जैसा चमत्कारी नेतृत्व नहीं था। कांग्रेस के अनेक प्रांतीय नेताओं ने पार्टी छोड़कर अलग पार्टी बना ली थी। ये भी बहुत बड़ा मतलब उनके एक पतन का कारण था। तो आप इतना 2 मार्क्स में लिख दोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको कंसेप्ट इतना दे देता हूं कि आप 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना कर अपने से भी क्या करेंगे, लिख लेंगे। चलिए द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, तो इसके बारे में मैंने आपको सेट 1 वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को डाला ताकि आपको सेट 1, जो बच्चे सेट 1 वीडियो को नहीं देखे होंगे कृपया जाकर एक बार जरूर से जरूर देखिएगा, चैनल पे आपको मिल जाएगा। ऐसे मैं एक बार समझा देता हूँ द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, तो समझिएगा द्विराष्ट्र सिद्धांत 2 समुदायों के लिए अलग अलग राष्ट्र बनाने को कहते हैं। मैंने आपको अच्छे खासे कंसेप्ट दिए हैं सेट 1 वीडियो में, तो प्लीज आप लोग सेट 1 वीडियो को जरूर देखिएगा। जो बच्चे नहीं देखे हैं सेट 1 वीडियो को जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन थर्ड जो हमारा न्यू क्वेश्चन है, हर सेट में मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। टोटल हम लोग 10 सेट करेंगे यानी 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन में से केवल हम लोग को 20 क्वेश्चन आराम से मैच कर जाएंगे। आप लोग मेरी बात पर विश्वास रखिए, 100% ट्रस्ट कीजिए, क्वेश्चन मैच करेगा तो मैच करेगा, मैं गारंटी लेता हूं इसका। क्वेश्चन थर्ड कहता है राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हो, पॉलिटिकल जस्टिस। अब हमें बताइए सामाजिक न्याय तो आप लोग जानते हैं, समाज में रहते हैं हम लोग तो हम लोग क्या चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है राजनीतिक न्याय के बारे में। राजनीतिक न्याय क्या है जी, पॉलिटिकल जस्टिस क्या है, समझिए ना। मतलब यहाँ पर जो वर्ड कहता है राजनीतिक, तो इसी से आप समझ जाते हैं कि राजनीतिक कहने का मतलब कि हमें राजनीति में न्याय चाहिए, यानी हमें तो मतदान का अधिकार चाहिए, निर्वाचन में खड़ा होने की सुविधा मिलनी चाहिए, मतलब नागरिक का अधिकार मिलना चाहिए, तो इसी को ना कहते हैं राजनीतिक न्याय। तो टर्म्स पे समझिए, क्वेश्चंस के कुछ वर्ड पे भी आप लोग क्वेश्चंस को डील कर सकते हो बिना याद किए हुए। कहता है राजनीतिक न्याय राजनीति के क्षेत्र में नागरिकों के बीच विभेद की समाप्ति करता है। राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों को राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं, बिल्कुल दिया जाता है। नागरिक अधिकार सभी को है, आपके पास भी नागरिक अधिकार है, मेरे पास भी नागरिक अधिकार, मतलब सभी के पास है। जैसे अब आपके घर में, मतलब वही नागरिक अधिकार का मतलब समझिए, बिना भेदभाव के भाषण, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतदान का अधिकार, निर्वाचन में खड़ा होने की सुविधा सभी को मिलनी चाहिए, इसी को कहते हैं राजनीतिक न्याय। थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये नहीं कि राजनीतिक न्याय मैंने बताया तो आप जाकर मतलब जाइएगा थाना उना में, जाकर कहिए कि हमको राजनीतिक न्याय चाहिए, वैसा नहीं होता है। यहाँ समझिए राजनीतिक न्याय आपको दिया गया वहाँ संविधान से ही दिया गया है। देखिए क्वेश्चन 4 हमारा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई। आप इसे मान ही लो, वीवीआई मान लीजिए, हो सके तो आप इसे नोटबुक पे अपने नोट में लिख भी लीजिए, क्योंकि मोबाइल से कितना आदमी पढ़ पाता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा हो सके तो लिख लीजिएगा। मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। अब मैंने आज ही टेलीग्राम पे क्या किया है कि मंडल आयोग के बारे में अच्छा मतलब एक पिक मैंने भेजा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक मैंने भेजा है, तो उसे आप लोग जाकर जरूर से जरूर पढ़िएगा। टेलीग्राम पे वो पिक ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं क्वेश्चन वो टेलीग्राम पर ही डालता हूँ, व्हाट्सएप पे तो उतना ज़्यादा नहीं डाल पाता हूँ, इसलिए टेलीग्राम पे आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन हो लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी इंफॉर्मेशन होगा वो सब मैं वहाँ पे आपको देते रहता हूँ। ज़्यादा नहीं, मैं इंस्टा नहीं यूज करता हूँ, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, ज़्यादा हम लोग सोशल मीडिया में छाएंगे तो हम लोग के लिए दिक्कत है, इसलिए मैं केवल एक छोटा मोटा टेलीग्राम के बारे में आप लोग को बताता हूँ, तो वहीं पे जुड़ जाइएगा। चलिए कहता है मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की। सबसे पहले तो मंडल आयोग होता क्या है ये भी आप लोग समझ लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों कि मंडल आयोग क्या है। कहता है देखिए समझिए कंसेप्ट को, क्या हुआ था ना, जनता पार्टी का राज कब आया था, 1977 में आया था। तो 1977 से 1989 तक 2 साल तक जनता पार्टी चला था। जनता का पार्टी कितना दिन तक चलता है, समझिए बात को। तो जनता पार्टी 1977 से 1989 तक चला था। तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उस समय उत्तर भारत में जो पिछड़े वर्ग थे, तो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ था, एक आवाज़ उठाई गई। आवाज़ उठाना मतलब माइक से बोलना नहीं, आवाज़ उठाना मतलब एक तरह से जो आप कहते हैं वो क्या कहते हैं, धरना फरना करना, तो वही सब। और एक तरह से आवाज़ उठाया गया कि विद्रोह किया गया कि नहीं हमको करना चाहिए, हमको आरक्षण मिलना चाहिए, पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। बिहार के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री आपके कौन थे, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर के नाम से बहुत सारे चीज़ भी हमारे बिहार में है। तो कर्पूरी ठाकुर जो उस समय थे बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने क्या किया,
इस दिशा में अग्रणी थे और उनकी सरकार ने बिहार में ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट को आरक्षण देने के लिए एक नई नीति लागू की। अब ओबीसी को आरक्षण दीजिएगा तो और लोग कहाँ जाएगा। तो इसके बाद क्या हुआ, केंद्र सरकार ने भी 1978 में, ध्यान दीजिएगा, 1978 में एक आयोग बैठाया और इसमें पिछड़ा वर्ग को स्थिति को सुधारने के उपाय बताने का काम सौंपा गया। और आज़ादी के बाद यह दूसरा क्या था, ऑफर था, ये दूसरा क्या था, आपका अवसर था जब सरकार ने ऐसा आयोग नियुक्त किया। इसी कारण से एक अन्य नाम भी इसका आप लोग जान सकते हो, क्या इसका अन्य नाम है, वेरी गुड, बहुत अच्छा याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम क्या है, वेरी गुड साथियों, वेरी गुड, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, याद रखेंगे, वेरी गुड। बिंदेश्वरी प्रसाद का नाम आप लोग सुने होंगे, तो बिंदेश्वरी प्रसाद के नाम पर ही इसका मंडल आयोग, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम पर ही इसका मंडल आयोग नाम रखा गया, मंडल आयोग कमीशन का नाम दिया गया, ध्यान रखिएगा। और 1922 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी क्या किया कि ओबीसी को 27% मतलब आरक्षण देने का ये प्रदान कर दिया। तो यहाँ कहता है कि मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की, अन्य पिछड़ी जातियों को सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण प्रदान किया जाए। फिर कहा हमारा केंद्रीय राज्य तथा राज्य सरकारों द्वारा शासित तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थाओं में पिछड़ी जाति के लिए 27% आरक्षण निश्चित किया गया। तो मंडल आयोग का मुख्य सिफारिश क्या था, 27% आरक्षण किसके लिए, तो ओबीसी के लिए, ध्यान में रखेंगे आप लोग, ओबीसी के लिए, पिछड़ी जाति के लिए। पिछड़ी जाति को आर्थिक सहयोग देने के लिए सरकार एक अलग आर्थिक संस्था की स्थापना करे, यह भी उसमें क्या था, सिफारिश था मंडल आयोग का। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे सभी लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रस्ट कीजिएगा तभी पढ़िएगा, ट्रस्ट कीजिए, पढ़ते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है, थोड़ा सा यहाँ पे पीडीएफ बनाने में मुझसे गलती हुई है, तो यहाँ क्वेश्चंस को पहले देख लीजिए आप लोग। कहता है कि मार्शल योजना की व्याख्या करें, मार्शल योजना की व्याख्या करें, एक्सप्लेन द मार्शल प्लान इन ब्रीफ। तो मार्शल प्लान का ब्रीफ में हम लोग क्या करना है, व्याख्या करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो कितना व्याख्या करेंगे, थोड़ा सा करेंगे। तो पहले ऐसे आप लोग जान लीजिए मार्शल योजना होती क्या थी। कहता है कि सन 1947 ईस्वी में अमेरिका के राज्य सचिव मार्शल ने, इन्हीं के नाम पर पड़ गया मार्शल योजना। तो मार्शल ने, भले नाम पर ही पड़ जाता था बहुत चीज़ों का नाम। अब अगर हम लोग फिजिक्स की बात कर लें तो न्यूटन्स था, तो न्यूटन्स ने किसी चीज़ का खोज किया तो उसको न्यूटन्स लॉ का नाम दिया गया। अगर किसी न्यूलैंड्स ने खोज किया था, आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम या डोब्राइनर ट्रेड्स, तो बहुत चीज़ पढ़े होंगे ना, तो उन्हीं लोगों के नाम पर रख दिया जाता था नाम। मेंडलीफ का नाम आप लोग सुने ही होंगे। तो कहता है कि सन 1947 ईस्वी में अमेरिका के राज्य सचिव मार्शल ने यूरोप को अरबों डॉलर की सहायता देने की योजना बनाई। क्यों दिया, अगर नहीं योजना नहीं देता ना तो सब जाकर सोवियत संघ में क्या होते, मिल जाते। अगर ये नहीं बेचारा मदद करता अमेरिका, मतलब तो क्या होता, सब सोवियत संघ में जाकर मिल जाता, जिससे कि युद्ध में दुष्प्रभावों की क्षतिपूर्ति की जा सके। यदि अमेरिका ऐसा नहीं करता तो ये सभी सोवियत संघ में मिल जाते हैं और पश्चिमी यूरोप के देश इससे आत्मरक्षा में समर्थ हो गए थे। किसका, तो मार्शल योजना के तहत। तो याद रखिएगा मार्शल योजना क्या थी, वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए जिस क्वेश्चन को आपको समझ में ना आया प्लीज आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए, क्योंकि मैं ही ना आपका हेल्प कर सकता हूं, इसलिए आप लोग बताइएगा। मैं आप लोगों के कहने पर ही, मैं चाहता तो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही पूरा दिन लाइव आकर टिक कराते जाता, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने मेहनत किया और आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनाने शुरू किए, वो भी एकदम हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट मैच करेगा। जिस दिन आप लोग 1 फरवरी को जब एग्जाम देकर आइएगा तो मेरा थंबनेल रहेगा कि जो मैंने पढ़ाया वही आया। ध्यान रखिएगा, मेरा थंबनेल यही रहेगा, जो मैंने पढ़ाया वही आया, क्योंकि वही आएगा, इसलिए पढ़िए अच्छे से। शॉक थेरेपी क्या थी, कहता है कि शॉक थेरेपी का अर्थ होता है चोट पहुंचाकर उपचार करना। अब भैया शॉक थेरेपी के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, कब अपनाई गई थी शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए। वेरी गुड, 1990 ना, शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी जी, फटाफट से बताइए कमेंट करके। 1990 में ही अपनाई गई थी, तो ध्यान रखेंगे 1990 में शॉक थेरेपी अपनाई गई थी। थोड़ा सा पीडीएफ को सोजा कर लो, पीडीएफ मैं इसका टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि फटाफट से पीडीएफ भी डालते चल रहा हूँ। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है चोट पहुंचाकर उपचार करना, यानी पहले क्या कीजिए, चोट पहुंचा दीजिए, फिर उसके बाद उपचार कर लीजिए। इसी को कहते हैं शॉक देना, सदमा लगाना।
कहता है कि साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का सबसे अनोखा तरीका था। रूस और मध्य एशिया के गणराज्यों ने पूर्वी यूरोप के पूंजीवादी मॉडल अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। तो शॉक थेरेपी का अगर आपको नया याद रहना तो केवल इतना लिखिए कि चोट पहुंचाकर उपचार करना। 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, अगर थोड़ा सा और याद कर लीजिएगा तो और मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं कुछ बातें आपको समझा दे रहा हूँ, तब आप लोग समझ जाइएगा। देखिए, शॉक थेरेपी जो थी वो चोट पहुंचाकर उपचार करना था। इसका जो था परिणाम अच्छा नहीं हुआ था, परिणाम अच्छा नहीं हुआ था। किसी को चोट पहुंचाकर आप उपचार कीजिएगा तो इसका परिणाम अच्छा होगा, इस टर्म में समझिए। किसी को चोट देकर दिल तोड़कर मतलब फिर उसका आप दिल जोड़ने जाइएगा तो जुटेगा नहीं ना। तो वही कहता है कि शॉक थेरेपी जो था चोट पहुंचाकर उपचार करने वाला था। तो हुआ क्या कि इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ, वादों की उपेक्षा की गई और जनता को बर्बादी में डाल दिया गया। जनता बर्बाद हो गया, चुकनी मतलब कैसे कहते हैं, चकनाचूर हो गया। चकनाचूर हो जाना, तो चकनाचूर हो गया। दिल जब से टूट गया, कैसे कहें हम जीते हैं। तो वही यहाँ पे बात थी, शॉक थेरेपी क्या थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर कहता है संपूर्ण रूस राज्य में मतलब जो औद्योगिक ढांचा था वो चरमरा गया। चरमराना मतलब समझते हैं, मतलब डगमगा गया, हिल डोल गया, पता नहीं मतलब। अब रूसी मुद्रा जो रूबल थी, मतलब जितने भी उद्योगपति थे ना वो सब बर्बादी के कगार पे आ गए थे। चोट पहुंचाकर उपचार कीजिए, चोट पहुंचाकर उपचार करने से कुछ फायदा नहीं। तो शॉक थेरेपी दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। रूसी मुद्रा जो रूबल थी उसमें अजीब ढंग से क्या हो गया, भारी गिरावट आ गया था। ध्यान रखिएगा ये सब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है, वाह वाह क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लाया है। मुझे तो खुद अपने आप पे गर्व हो रहा है कि आसियान क्या है, इंपॉर्टेंट है जी। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, यही तो सबको पता है। क्या है आसियान? तो आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है जिसका गठन 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुआ था। इसके 5 संस्थापक सदस्य, ऐसे सदस्य तो इसके बहुत से हैं, आप याद रखिएगा। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, वियतनाम, म्यांमार, लाओस तथा क्या था एक और नाम था आपका, कर्णपुनिया शायद, मैं भूल रहा हूं तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एक और क्या नाम था जी, बताइएगा जिनको पता है तो ध्यान रखेंगे। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुआ था। इसके 5 संस्थापक देश, सदस्य देश इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। सिंगापुर का नाम सभी लोग सुने होंगे, सुने क्या होंगे, नहीं देखे तो नहीं है विदेश गए ही नहीं कभी। देखिए यहाँ पे तो फिर कहता है आसियान आर्थिक विकास को तेज करके उसके माध्यम से सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास प्राप्त करना था। आसियान दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है जिसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। जकार्ता, माता रानी का जगराता नहीं, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 8 का था, वाह वाह क्या क्वेश्चन है जी। 8 नंबर लाजवाब सा क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन से आप क्या समझते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO क्या है? हु माने कौन, हु माने कौन, यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ध्यान रखिएगा। कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, समझ गए बात, सिंपल सा बात। स्वास्थ्य संगठन है यानी स्वास्थ्य की देखरेख करेगा। विश्व है तो मतलब विश्व मतलब पूरा विश्व, मतलब जानते हैं दुनिया का, तो विश्व स्वास्थ्य कर रहा है यानी कि पूरे दुनिया का स्वास्थ्य का क्या करेगा, संगठन है। आओ क्या, तो यही लिखना है, यही इसी बात को लिखना है। देखिए क्या लिखता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। केवल ये वाला था याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव दे देकर दिमाग खराब कर दिया। कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा किसी को पता नहीं। सब बच्चे क्वेश्चन बैंक को रट रहे हैं, लेकिन क्या पता कहाँ से क्वेश्चन दे, क्योंकि पूरा बुक रहता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बैंक से आएंगे, पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन बैंक को जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। तो कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। विश्व में स्वास्थ्य की समस्या के लिए इसका गठन किया गया था। देखिए बोले थे हम पहले ही कि यही बात होगा। विश्व में स्वास्थ्य की समस्या के लिए इसका गठन किया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ में है? जिनेवा में है। कहाँ में है? जिनेवा में है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और दोस्तों मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, एडवाइस देना चाहता हूँ, केवल आप वही चीज़ पढ़िए जो आपने पढ़ लिया है। नए चीज़ों को पढ़ने की कोशिश न कीजिए। ये सब क्वेश्चंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, मैं तो केवल एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, आप जरूर इस सब क्वेश्चंस को पढ़ चुके होंगे। 9 कहता है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की संक्षिप्त विवेचना करें, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम में पता नहीं चलता है नए स्टूडेंट्स को कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। और मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ तो आप लोग समझ रहे हैं। और किसी के पास इससे अच्छे कंसेप्ट रहे तो आप उसी को याद कीजिए, मेरे वाले कंसेप्ट को मत याद कीजिएगा। मैं तो केवल उन लोगों को कंसेप्ट दे रहा हूँ जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की है, जिन लोगों का तैयारी अभी अच्छा नहीं है, ठीक है।
संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की संक्षिप्त विवेचना करें। प्लीज वीडियो को लाइक कर दिए सभी लोग, लाइक कर दिए सभी लोग, इतना मेहनत करता हूं, लाइक कर दिए सभी लोग। कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स आया है, दिल खुश कर देने वाला पॉइंट्स है जी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, पता ही है सभी को, 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि अब सब्जेक्टिव मत पढ़िए, केवल ऑब्जेक्टिव पढ़िए। सॉरी, ऑब्जेक्टिव मत पढ़िए, केवल सब्जेक्टिव पढ़िए। सब्जेक्टिव पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्टिव पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं केवल सब्जेक्टिव पढ़िए, और केवल ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा तो आपका सब्जेक्टिव कभी क्लियर नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है साथियों, जिसकी स्थापना युद्धों को रोकने के लिए, यानी जो लड़ाई झगड़ा होता है, युद्ध होता है, मारधार होता है एक दूसरे में, हाँ, तो उसकी जिसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसको रोकने के लिए हुआ था। रोकने के लिए यानी कहने का मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो शांति बनाने के लिए। और क्या, रोकना मतलब शांति बनाना, युद्ध को रोकना तो शांति बनाना। तो और भी बढ़ा चढ़ा के लिखते जाइए ना। अब शांति है नहीं, आप कह दीजिए ना कि प्रेम स्थापित करना, क्या क्या दिक्कत है। अरे वर्ड आपको वहाँ पे बढ़ाना है, केवल वर्ड आपको बढ़ाते चलना है, वर्ड बढ़ाते चलिए। कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की संक्षिप्त विवेचना करें, तो कहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना युद्धों को रोकने के लिए, यानी आपसी शांति बनाने के लिए, यानी कहने का मतलब प्रेम स्थापित करने के लिए, यानी कहने का मतलब जन कल्याण करने के लिए। जो भी आप कहते चलिए, मतलब बना कर लिखते जाइए, मतलब उसी टर्म्स में लिखिए, ये नहीं कि कुछ अलग लिखिए, उसी पॉइंट्स में लिखिए। मैंने जो बोला वो गलत नहीं बोला, आप उतना कर सकते हो। तो कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ सभी सदस्य का महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र सदस्य के 5 प्रतिनिधि महासभा की बैठक में भाग ले सकते हैं, परंतु प्रत्येक राष्ट्र को केवल एक ही मत का अधिकार होता है। महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है। विशेष परिस्थिति में सुरक्षा परिषद के सुझाव पर इसका विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की जो हुई थी स्थापना 24 अक्टूबर 1945। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए, सभी क्वेश्चन वीवीआई हैं, तो इसलिए प्लीज आप लोग सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इसे आप लोग समझ के जाइएगा। इससे पहले मैं आप लोग बता दूं, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो थोड़ा सा भी समझ में आएगा तो मतलब एक हेल्प के जरिए आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने ग्रुप में ही डाल दीजिए, कम से कम आपके पास जो ग्रुप है उसमें ही पोस्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। निशस्त्रीकरण से क्या अर्थ है, निशस्त्रीकरण मतलब क्या समझते हैं, यानी कहता है डिसआर्मेमेंट। अच्छा, यहाँ पर देखिए डिस मतलब क्या हुआ, डिस कहने का मतलब जैसे ऑनेस्ट का क्या होता है, ऑनेस्ट का उल्टा होता है डिसऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार का होता है बेईमान। तो यहाँ पर कह रहा है डिस, आर मतलब होता है हथियार, ठीक ना, यानी उसी को कहा गया निशस्त्रीकरण। तो समझिएगा क्या कहता है कि बिना हथियार, रियल बात तो यही हुआ, बिना हथियार। तो कहता है कि विश्व शांति के लिए घातक हथियारों पर रोक लगाना ही निशस्त्रीकरण है। केवल किसी को अगर याद न रहे ना तो मेरी बात को याद रखिएगा। क्या कहिएगा आप, निशस्त्रीकरण पूछेगा ना, निशस्त्रीकरण, तो आप केवल इतना कहिएगा कि विश्व शांति बनाए रखने के लिए घातक हथियारों पर रोक लगाना ही निशस्त्रीकरण कहलाता है। टीचर नंबर देगा, टीचर नंबर देगा तो देगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं हम लोग क्या है निशस्त्रीकरण। तो थोड़ा सा भारत जो है, भारत में भी निशस्त्रीकरण ने भारत क्या किया था, भारत पहले ही बोल दिया था। कब भारत जो बोल दिया था, शायद 1988 में ही बोल दिया था ना, भारत बोल दिया था ना कि जितने भी हम लोग क्या करेंगे, पहले परमाणु हथियार तो बनाएंगे लेकिन परमाणु का उपयोग नहीं करेंगे, हम परमाणु विस्फोट भी नहीं करेंगे। जब तक हमको कोई दोस्त नहीं विस्फोट कर देता है ना मेरे ऊपर, तब तक हम परमाणु का विस्फोट नहीं करेंगे। यही परमाणु समझौता किया था, कौन, तो भारत, समझिए अपना देश। निशस्त्रीकरण क्या है, तो कहता है निशस्त्रीकरण से अर्थ है कि मानवता का संहार करने वाले अस्त्र शस्त्र को त्यागना। वही बात जो मैंने बताया कि शांति के लिए घातक हथियारों पर रोक लगाना। उदाहरण के लिए 1972 में क्या हुआ था, जैविक हथियार हुआ था, बायोटिक हुआ था। 1992 में रासायनिक हथियार हुआ था, संधि, ये सब हुआ था। ऐसे हथियार को बनाना तथा रखना प्रतिबंध कर दिया गया है। अस्त्र शस्त्र के उत्पादन को समाप्त किया जाए। जो अस्त्र शस्त्र निर्मित हो चुके हैं उन्हें सभी राष्ट्र निश्चित समय से समाप्त कर दें। यानी कहता है कि आप लोग ऐसे ऐसे, लेकिन होता क्या है, सब लोग चुप्पे चुप्पे मतलब जानते हैं ना, चुप्पे मतलब बिना बताए हुए। तो चुप्पे क्या करते हैं सब लोग, अपना जो अपने देश में क्या करते हैं, एक से एक अस्त्र शस्त्र बनाते रहते हैं, एक से एक साथ, मतलब
आर्म बनाते रहते हैं, हथियार बनाते रहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, क्या वीडियो आपको समझ में आई, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल थी या नहीं, प्लीज़ आप लोग एक कमेंट में जरूर से ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, सेट 3 वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। और समझ में आए वीडियो को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसका PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, सब वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।